हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनाटॉमिक सिविल्स। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ क्या डिस्कस करी थी। हमने कुछ पॉलिटिकल थ्योरीज डिस्कस कर ली थी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूल ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूल ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। नाउ व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज रूल ऑफ लॉ एंड व्हाट इज we can say constitutionalism, then we have to understand that what is meaning of the rule of law, what is meaning of the rule of law. तो जब हम मीनिंग पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ की, when we will understand the meaning of the rule of law, then we will have to see that what are the basic feature of the rule of law. तो पहले देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ है क्या। अ लीगल डॉक्ट्रिन, एक लीगल डॉक्ट्रिन है। क्या है? एक लीगल डॉक्ट्रिन है, एक बोल सकते हैं वैधानिक सिद्धांत है। वेयर इन डिसीजंस टेकन बाय द स्टेट्स, जहाँ पे क्या होता है, डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं? बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा डिसीजन लिए जाएंगे। जहाँ पे राज्य के द्वारा डिसीजन लिए जाएंगे, लेकिन किस चीज़ पे बेस्ड होंगे वो डिसीजंस? बेस्ड ऑफ इस्टेब्लिश्ड एंड जस्ट लॉज। जस्ट का मतलब है न्यायिक और इस्टेब्लिश्ड का मतलब है बनाए हुए। ऐसे लॉ जो न्यायिक हैं, जो बनाए हुए हैं, उन पे बेस्ड डिसीजन लिया जाएगा स्टेट के द्वारा। ये होता है रूल ऑफ लॉ। अब जब कोई प्रोसीजर है, कोई लॉ है, वो बना दिया गया है और वो जस्ट है, तो जाहिर सी बात है स्टेट अपना मनचाहापन तो दिखा नहीं सकती। तो इससे क्या होगा कि स्टेट की जो आर्बिट्रेरीनेस है, द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द स्टेट, arbitrariness of the what स्टेट की जो आर्बिट्रेरीनेस है वो क्या होगी? इससे विल बी प्रिवेंटेड। मतलब स्टेट कुछ भी मनचाहा नहीं कर पाएगी। इसका मतलब दे आर व्हाट, दे आर नथिंग, दे आर लिमिटेशंस ऑन द स्टेट। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना कि लिमिटेशन जब लिखा है यहाँ पे, तो हम आगे रूल ऑफ लॉ जो हो सकती, जब हम आगे संविधानवाद या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तब हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द लिमिटेशन दैट आर लेड ऑन द लेड अपॉन द स्टेट। ओके, तो ये पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि क्लियर हुआ कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। रूल ऑफ लॉ में क्या होगा, डिसीजन किसके द्वारा लिया जाएगा? स्टेट के द्वारा लिया जाएगा। और जब स्टेट के द्वारा डिसीजन लिए जाएंगे तो इस्टेब्लिश्ड लॉ पे होंगे, और वो लॉ क्या होने चाहिए? जस्ट होने चाहिए, मनचाहे नहीं होने चाहिए। नाउ अब हम देख लेते हैं व्हाट कि कौन कौन से पिलर्स होते हैं रूल ऑफ लॉ के। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पिलर्स दैट द रूल ऑफ लॉ हैव। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक होता है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एनी एक्शन टेकन बाय द स्टेट बाय द एप्लीकेशन ऑफ देयर ओन माइंड एंड नॉट द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। कि ऐसा कोई भी आर्बिट्रेरी पावर क्या होती है कि स्टेट क्या करे, अपने दिमाग से कोई डिसीजन ले ले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट इक्वलिटी बिफोर लॉ। व्हाट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ? इसका मतलब है everyone is equally accountable for violating the law and no special treatment for anyone irrespective of any क्राइटेरिया। इसका मतलब अगर कोई लॉ को वायलेट करता है, अगर कोई लॉ को वायलेट करता है, तो ही और सी इज इक्वली अकाउंटेबल फॉर वायलेटिंग द लॉ। अगर कोई सिग्नल अगर कोई रेड सिग्नल को ब्रेक करता है, तो भले ही वो कोई भी व्यक्ति हो, he is equally accountable for the fine, he is equally accountable for the punishment that is laid by the respective law. Okay, and what is no special treatment? No special treatment should be there for anyone irrespective of any criteria। इसका मतलब है कि if you will go to any government hospital and you have to take appointment, and there is, and if there is any line, अगर वहाँ पे कोई लाइन बनी हुई है पीपल्स की कि इस लाइन पे रहकर यहाँ पे पर्सन खड़े हैं और उनको क्या करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, तो कोई सडनली एनी पर्सन केम एंड ही कैन नॉट गो डायरेक्टली टू द डॉक्टर, ही हैव टू स्टैंड इन दिस लाइन आफ्टर द पर्सन दैट आर स्टैंडिंग। ये है नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर एनी वन इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्राइटेरिया। एंड द थर्ड पिलर विच इज
प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इसका मतलब सिंपल ये है कि प्रीडोमिनेंस होना चाहिए लीगल स्पिरिट का। इसका मतलब कि जो कोर्ट्स हैव द पावर टू रिव्यू एन एक्शन ऑब्जेक्शनेबल टू द लॉ। इसका मतलब कि अगर कोई लॉ बना हुआ है, अगर कोई लॉ बना हुआ है कि आपका जो आर्टिकल 21 है वो आपकी पर्सनल लिबर्टी, जो पर्सनल लिबर्टी है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मतलब योर पर्सनल लिबर्टी इज प्रोटेक्टेड बाय द आर्टिकल 21। तो एनी एक्शन, कोई भी ऐसा कोई कार्य होता है जिसमें क्या हो, आपकी पर्सनल प्रोटेक्शन क्या हो, वायलेट हो रही हो, तो वो क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है। कोर्ट्स हैव द पावर टू रिव्यू दैट एक्शन विच इज वायलेटिंग योर पर्सनल protection. So it was all the pillars of the rule of law. Now we have to understand that application of rule of law in India, that how the rule of law is applicating itself in the India. आगे पढ़ते हैं। रूल ऑफ लॉ इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्री के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि एज वी हैव सीन द प्रीलिम्स 2026 पेपर, दे जस्ट आस्क द वर्ड बाय वर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें जानना जरूरी है कि जो रूल ऑफ लॉ है, जो रूल ऑफ लॉ है, इट्स नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, but it is reflected in many of the our constitutional provisions and our constitutional principle relating to what written or written या फिर सिंगुलरली कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट में हमें रूल ऑफ लॉ देखने को मिलता है इन द आर्टिकल 15 दैट नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी मेड only on the basis of race, religion, caste, sex, and the gender. एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस लॉ ऑफ लॉ। पहले सिर्फ हमारे पास क्या था, पहले सिर्फ हमारे पास क्या था, हमारे पास है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। बट इन द मानिका गांधी 1980 the Supreme Court had stated that there will be also due process of law under Article 21. Now, the most important that principle of natural justice. What is principle of natural justice? इसमें भी जो रूल ऑफ लॉ है उसकी परछाई दिखती है, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली ये मेंशन ना हो कि रूल ऑफ लॉ इंडिया में है या नहीं, बट देयर आर सर्टेन लीगल डॉक्ट्रिन्स इन विच द रूल ऑफ लॉ रिफ्लेक्ट्स। ऐसे ही एक अलग है डेमोक्रेसी एंड यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। एज यू नो दैट इंडिया हैज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया। ओके, तो आर्टिकल 324 से लेके अगर आपको पता हो तो 329 तक सिर्फ यही बताया गया है कि हाउ विल बी द इलेक्शन कमीशन एंड हाउ विल बी द इलेक्शन विल बी कंडक्टेड इन द इंडिया। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जिसका क्रक्स हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है इन बिटवीन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स। ओके, एंड ऑल्सो द रिव्यू जुडिशियल रिव्यू में भी हमें रूल ऑफ लॉ देखने को मिलता है कि एनी लॉ विच इज वायलेटिंग एनी फंडामेंटल राइट or any action which is violating any law will be reviewed under the judicially, okay, under the judicial review and separation of powers as we have discussed, and the most important federalism. Now, so these are the components in which the rule of law reflects. Now we have to understand that the Constitution of India places the duty to uphold the rule of law primarily with the judiciary. अब हमें ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जुडिशरी का रोल क्या है। वॉट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी टू प्रोटेक्टिंग द रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब जो रूल ऑफ लॉ है उसके सेंटर में बेसिकली कौन है, उसके सेंटर में है जुडिशियरी। कौन है, जुडिशियरी। इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन किसका है, जुडिशरी का है। इसका मतलब लेजिस्लेटिव तो क्या करेगी, लेजिस्लेटिव लॉ बना देगी। हाँ ठीक है, लेजिस्लेटिव ने लॉ बना दिया एज द आधार बिल वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एंड एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी। ओके, बट it is the judiciary which will review that law if there is something रॉन्ग। तो ये अपहोल्ड करने का, रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड करने की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे देता है, जुडिशरी को। नाउ essentially
a doctrine, the Supreme Court has repeatedly recognized rule of law as a part of the basic structure. हम आगे देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन अभी के लिए समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एज अ डॉक्ट्रिन रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना हुआ है। ओके, तो जी दिस वाज द रूल ऑफ लॉ। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, तो इसी के साथ बने रहिए एनोनिमस सिविल्स में। थैंक यू।